जैसे ही अन्ना तेजी से उस सुनसान कॉरिडोर में आगे बढ़ी, उसकी आंखें तेज हो चुकी थी और दिमाग पूरी तरह अलर्ट मोड में था। अपनी मानसिक शक्ति से उसने अपनी अलौकिक क्षमताओं को सक्रिय कर लिया। छिपी हुई आवाजें अब धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगी थी। टिक टिक टिक। कहीं से एक टिक टिक जैसी आवाज आ रही थी। नहीं, ये सिर्फ एक नहीं है, उसने मन में सोचा। दूर कहीं से किसी के कदमों की दबती आहट भी सुनाई दी। अन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें एक गुप्त इंटरफेस खोला। संपर्क स्थापित हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। अन्ना, दूसरी तरफ से आवाज आई, लुकास की। अन्ना ने बिना वक्त गवाए आदेश दिया, लुकास, अभी सेना को अलर्ट करो। भारी हथियारों से लैस डुबे ग्रुप के भाड़े के सैनिकों ने पोलारिस अकादमी में घुसपैठ कर ली है। 30 से ज्यादा हैं और उन्होंने स्कूल की कई जगहों पर टाइम बम फिट किए हैं। साथ ही सोनू को कहो कि वो कक्षा F के सभी बच्चों को एक जगह सुरक्षित रखे और किसी को भी इधर उधर घूमने न दे। लुकास की हमेशा सुस्त दिखने वाली आंखों में अब एक चमक थी। वह गंभीर हो गया। समझ गया, मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा, फिर सावधानी से जोड़ा, अपने पास बैठी लड़की से सावधान रहना। वो एक प्रोफेशनल स्नाइपर है। अन्ना ने हल्के से सिर उठाया, उसकी आंखें उस दिशा में चली गईं। समझ गई, उसने कहा। फोन डिस्कनेक्ट करते ही उसने अमृता की तरफ देखा और फिर उसी दिशा में तेजी से बढ़ गई, जहां से टिक टिक की आवाज आ रही थी। अमृता ने भी उसकी चाल समझ ली और उसके पीछे चल पड़ी। स्काई बाउंड टावर, दूसरी ओर। आर्यन पूरे दिन बेचैनी महसूस कर रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों आज उसका मूड इतना खराब था। शायद वो अंदर से कुछ बड़ा होने का एहसास कर रहा था। एक सिगरेट जलाने ही वाला था कि उसे अन्ना की कही बातें याद आ गईं और उसने खुद को रोक लिया। इसके बजाय उसने एक अंगूर उठाया और धीरे से चबाना शुरू कर दिया। फिर झुंझलाकर उसने अपनी टाई ढीली की, एक बटन खोल दिया। उसके कॉलर बोन की महीन रेखाएं और नीचे मस्क्यूलर छाती हल्की सी झलक दिखाने लगी। क्या चल रहा है? कोड डिकोड हुआ या नहीं? आर्यन ने सीधा पूछा। उसकी निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थी। लगभग पहुंच ही गए हैं, सर। बस एक कोड और बचा है, सामने से आवाज आई। आर्यन ने टेबल पर अपनी उंगलियों से थाप दी, फिर उसकी आंखों में अचानक कुछ चमक आया। पोलारिस अकादमी के प्रिंसिपल के ऑफिस को कॉल करो। जी, मिस्टर सिंह। करण ने तुरंत संपर्क शुरू किया। ये इलाका नेटवर्क से बाहर है, सर। 2 सेकंड बाद करण ने परेशान आवाज में कहा। कुछ तो गड़बड़ थी। आर्यन ने फौरन अपना पर्सनल फोन निकाला और अन्ना को कॉल लगाया। कोई जवाब नहीं। शिट, उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसने हर एंगल से सोचा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि टारगेट पोलारिस अकादमी होगी। वो जगह तो रायगढ़ और रायगढ़ के सबसे रईस खानदानों की आने वाली पीढ़ियों का ठिकाना थी। अब वही जगह डुबे ग्रुप के हत्यारे भाड़े के सैनिकों का निशाना बन चुकी थी। लुकास तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने कोट तक पहनने की जरूरत नहीं समझी और सीधा बाहर निकल गया। जनरल अनिकेत से तुरंत संपर्क करो। जी, सर। उसी वक्त मिलिट्री डिपार्टमेंट का एक टेक्नीशियन खड़ा हुआ और बोला, जनरल अनिकेत, हमें खास रेडियो तरंगों के जरिए एक संदिग्ध संदेश मिला है। क्या है? अनिकेत की आवाज गंभीर हो गई। टेक्नीशियन ने तुरंत तरंगों का ट्रांसलेशन किया। भारी हथियारों से लैस डुबे ग्रुप के भाड़े के सैनिक पोलारिस अकादमी में घुस चुके हैं। संख्या 30 से ज्यादा है। उन्होंने कई इलाकों में बम लगाए हैं। कमांड सेंटर में मौजूद सभी अफसरों के चेहरे सख्त हो गए। जनरल, अभी अभी हमें मिस्टर मिश्रा से एक संदेश मिला है। डुबे के लोग पोलारिस में घुस चुके हैं, एक अफसर ने कहा। अनिकेत का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। अब भी खड़े हो? तुरंत युद्ध की तैयारी करो। यस सर, सबकी आवाज एक साथ गूंजी। कोई भी अब देरी या ढिलाई की हिम्मत नहीं कर सकता था। पोलारिस अकादमी सिर्फ एक स्कूल नहीं थी, वो रायगढ़ के भविष्य का केंद्र थी। वहां पढ़ने वाले बच्चे वही थे जो देश को आगे चलाएंगे। अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो पूरे देश पर उसका असर पड़ेगा। आर्यन की कार तेजी से आगे बढ़ रही थी।
टेक्निकल टीम ने अब तक दुबे ग्रुप और शत्रुकुंड के बीच के इंटरसेप्टेड संदेशों को डिकोड कर लिया था। हर शब्द आर्यन की सोच की पुष्टि कर रहा था। दुबे ग्रुप को शत्रुकुंड की मिलिट्री यूनिट ने हायर किया था और उनका मिशन था पोलारिस अकादमी को तबाह करना। उसने फोन एक तरफ रखा और उसके होठों पर एक सर्द मुस्कान फैल गई। अकादमी की ओर बढ़ते हुए पुलिस और सेना की गाड़ियां पहले ही मूवमेंट में थी। पोलारिस अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। इस बीच अन्ना कक्षा एफ में लौटने के बजाय उस टिक-टिक की आवाज का पीछा करते हुए बिजली के मुख्य वितरण कक्ष की ओर बढ़ गई। अचानक धड़ाम! अकादमी की एक इमारत में जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरे कैंपस में तेज गूंज फैल गई। हर छात्र चौंक उठा। अफरातफरी मच गई। कई चीखते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। सौभाग्य से उस इमारत में उस वक्त कोई नहीं था, वरना कई जाने जा सकती थी। स्कूल की बिल्डिंग्स में विस्फोटरोधी सिस्टम लगे होने के कारण नुकसान सीमित रहा, लेकिन एक बात अब साफ थी। पोलारिस में घुसपैठ हो चुकी थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 91। सभी स्टूडेंट्स जैसे पागल हो गए थे। हर कोई दौड़ते हुए मेन गेट की तरफ भाग रहा था। लेकिन अफसोस, गेट पहले ही लॉक हो चुका था। जो सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, वही अब उनके लिए जाल बन गया था, जैसे मछलियां किसी टाइट डब्बे में फंस गई हों। भागने की कोई जगह नहीं। सोनू का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसे लुकास की वो बात याद आई, जो आमतौर पर कुछ नहीं बोलता था। इस बार बिना कोई देर किए वो आगे बढ़ा और लुकास का कॉलर पकड़ लिया। क्या चल रहा है यार? थोड़ा चिढ़ते हुए लुकास ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, अन्ना ने कहा, अकेडमी पर भाड़े के लड़ाकों ने अटैक किया है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे सब नॉर्मल हो। लेकिन सोनू का तो मानो कलेजा मुंह को आ गया हो। वो जैसे ही क्लास से बाहर निकला, उसने देखा दर्जनों स्टूडेंट्स मेन गेट के पास जमा हैं, घबराए हुए। लेकिन तुरंत वो पलटा। अन्ना कहाँ है? उसकी आवाज बेचैन थी। लुकास ने चश्मा ठीक किया और ठंडे स्वर में बोला, तूने ब्लास्ट की आवाज नहीं सुनी क्या? शायद बम डिफ्यूज करने गई होगी। असल में लुकास को भी नहीं पता था कि अन्ना क्या करने गई थी, लेकिन उसका अंदाज सोनू की सांसें रोक देने वाला था। थोड़ा संभलकर सोनू ने अन्ना के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस याद किए और क्लास एफ के स्टूडेंट्स को गाइड करने लगा। दूसरी क्लासों के स्टूडेंट्स डर के मारे इधर-उधर बिखर रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने सोनू को देखा, उसकी आवाज में जो लीडरशिप झलक रही थी, सब उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लगे। अन्ना इस वक्त बिजली सप्लाई रूम में थी। बाहर से फिर एक जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। ये ब्लास्ट सिर्फ एक संकेत है, इससे ज्यादा आने वाला है, उसने मन ही मन सोचा। वो तुरंत काम पर लग गई। इधर उधर देखने लगी। साथ में अमृता भी थी। जैसे वो जानती हो कि अन्ना क्या ढूंढ रही है, उसने भी अपनी तरफ से सर्च शुरू कर दी। सारी लाइनें कट गई हैं, अमृता ने धीरे से कहा। अचानक अन्ना की नजर बिजली मीटर के बीच रखे एक छोटे से बॉक्स पर पड़ी। वो वहीं रुक गई। उस बॉक्स पर टाइमर चल रहा था, रेड डिजिट्स चमक रहे थे और टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। कोई भी देखता तो डर के मारे सांस रोक लेता। ये टाइम बम है, अमृता की आवाज अब गंभीर हो गई थी। नहीं, अन्ना ने गहरी आवाज में कहा। ये टाइमर पर है, लेकिन रिमोट से कंट्रोल होता है। और ये अकेला नहीं है। अकेडमी में ऐसे और भी कई हैं। इन बमों को कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है, टाइमिंग को रियल टाइम में बदला जा सकता है। उसे याद था, पोलारिस अकेडमी के पास स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम्स थे जो ब्लास्ट को कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए अगर किसी ने अंदर बहुत बड़ा बम भी फोड़ दिया, तो उसका असर कम हो जाता। ऊपर से ये लोग बाहर से छुपकर आए थे। रायगढ़ और काले बाजार वाले एरिया पर लोकल अथॉरिटीज की नजर थी, इसलिए ये लोग भारी मात्रा में विस्फोटक नहीं ला सकते थे। इसीलिए इन्होंने ये ट्रिक अपनाई, छोटे छोटे धमाकों से धीरे धीरे अकेडमी को तोड़ना और सब कंट्रोल में रखना। अन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और लुकास से कनेक्ट करने के लिए पिछले इंटरफेस का यूज किया। लुकास, मुझे पूरी अकेडमी का मैप और बिल्डिंग प्लान भेजो। बिना कुछ पूछे लुकास ने उसे सारे आर्किटेक्चरल प्लान्स भेज दिए। उसने पहले ही अन्ना के फोन में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा था,
जो बिना नेटवर्क के भी लोकल सिग्नल से डाटा ट्रांसफर कर सकता था। असल में वो सॉफ्टवेयर लुकास ने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। किसे पता था ये इतने बड़े काम आएगा। जैसे ही डेटा आया, अन्ना ने फौरन ब्लूप्रिंट देखना शुरू किया। उसकी नज़र कुछ खास लोकेशंस पर जाकर ठहर गई। फोन सोनू को दो, उसने लुकास से कहा। लुकास ने थोड़ी हैरानी से देखा, लेकिन फिर फोन थमा दिया। अन्ना तुमसे बात करना चाहती है। सोनू ने झटपट फोन पकड़ा। सोनू, नीचे दिए गए एरियाज पर फोकस करो, अन्ना ने बोला। वहां से सबको निकालो। और ध्यान रखना, उन लोकेशंस के पास मत जाना। किसी भी हाल में नहीं। ओके, सोनू ने तुरंत हामी भर दी। अन्ना ने एक के बाद एक 5 जगहों की लिस्ट दी, और जैसे ही काम पूरा हुआ, उसने कॉल काट दी। उसने फिर से उस टाइम बम की ओर देखा, जिसकी रेड लाइट अभी भी चमक रही थी। जिन जगहों की उसने बात की थी, वे सभी अकेडमी के सबसे वीक पॉइंट्स थे। और बिजली सप्लाई रूम उन्हीं में से एक था। अभी जो ब्लास्ट हुआ था, शायद यही हुआ था। अमृता हैरानी से अन्ना को देख रही थी। वो चुपचाप सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। उसकी निगाहों में अब एक सवाल था, ये लड़की है कौन? तुम्हें बम डिफ्यूज करना आता है? अन्ना ने पूछा। अमृता थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर हिलाया, नहीं। अन्ना ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभरी। कोई बात नहीं। जब तक तुम लड़ सकती हो, वही काफी है। और फिर वो तुरंत बम को डिफ्यूज करने में लग गई। अमृता वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, पर वो मुस्कान जैसे खतरे की घंटी हो। इसी बीच मुंबई की पोलारिस एकेडमी के टॉवर की ऊपरी मंजिल से एक नौजवान सीधे नीचे कूद गया, जैसे उसे जरा भी परवाह न हो। उसके शरीर पर एकेडमी की यूनिफॉर्म थी। कैप्टन राजवीर, आयशा और भैरव ने एक साथ सैल्यूट किया। दोनों ने खास तरह के कैम्फलाज लड़ाई वाले सूट पहने थे। राजवीर ने अपने चेहरे से नकली स्किन वाला मास्क हटाया, फिर काले कॉन्टेक्ट लेंस निकाले और धीरे धीरे अपना बाहरी पहनावा उतार दिया। उसके अंदर पूरी तरह मिलिट्री गियर पहना हुआ था। भारी जूतों की धमक जमीन पर गूंजी और एक सख्त, कमांडिंग असर के साथ पूरी छत पर एक कंपी सी फैल गई। उसने नीचे बिखरती और दोबारा इकट्ठा होती भीड़ को देखा। उसकी आंखों में हल्की संदेह की चमक थी। क्या कोई इन सबको ऑपरेट कर रहा है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। आयशा थोड़ा आगे बढ़ी और नीचे झांक कर देखा। ऐसा लग रहा है कि किसी एक आदमी की प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है। ये हर उस जगह से बच निकले जहां हमने बम लगाए थे। राजवीर की आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सब संयोग है? आयशा ने माथे पर बल देते हुए कहा, नामुमकिन है। उन्हें कैसे पता चला कि बम कहाँ लगाए गए हैं? बोलते हुए उसने जेब से रिमोट निकाला और बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो जगह उड़ जानी चाहिए थी, बिजली का कंट्रोल रूम, वो बिल्कुल सही सलामत था। सभी के चेहरे एकदम सख्त हो गए। मैं अपनी टीम लेकर अभी जांच के लिए जा रही हूँ, कहकर आयशा 2 सशस्त्र सैनिकों के साथ तुरंत निकल गई। नीचे की भीड़ को घूरते हुए भैरव ने हवा में इशारे की एक सीरीज की और जैसे ही उसका हाथ गिरा, छाया में छुपे सैनिकों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज गूंजी और पल भर में 2 लोग गिर गए। भीड़ में अफरातफरी मच गई और चीखें गूंजने लगीं। भैरव ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखा कैप्टन राजवीर, अब कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। राजवीर हल्का सा मुस्कराया, लेकिन उसकी नजर अचानक अकादमी की चारदीवारी की तरफ गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई और आवाज में डरावना टोन आ गया। लगता है मैंने रायगढ़ की ताकत को हल्के में ले लिया, वह बड़बड़ाया। उसने हाथ बढ़ाया और मुख्य गेट की दिशा में बिजली का जोरदार झटका छोड़ा। 1 सेकंड में पूरा गेट चटकती हुई बिजली की दीवार से घिर गया। पर राजवीर की इस ताकत से बेपरवाह भैरव ने आने वाली सेना को देखा और पूछा, अब क्या करना है कैप्टन? राजवीर ने होंठ चाटते हुए ठंडी मुस्कान दी, सबको इकट्ठा करो और एक कोने में बंद कर दो। यस सर, भैरव ने जवाब दिया और अपनी मशीन गन उठाकर आसमान में गोलियां दागी। तुरंत कई छिपे हुए सैनिक बाहर निकल आए, भूतों की तरह, और अकादमी में फंसे छात्रों और शिक्षकों को घेर लिया। डरे हुए लोगों की सांसें तक थमी रहीं। इतने खतरनाक वेश में हथियारों से लैस इन सैनिकों को देखकर कई लड़कियां डर के मारे चीख उठीं। एक सैनिक ने बिना सोचे समझे गोली चला दी और एक जिंदगी पल भर में खत्म हो गई।
मौत का सन्नाटा छा गया। अब किसी में कोई विरोध नहीं बचा था। हर बंदी डर के मारे जड़ हो गया। स्कूल के एक कोने में सोनू और कुछ लोगों के साथ खड़े लुकास ने अपनी नोटबुक को कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अन्ना ठीक होगी? स्कूल के बाहर कुछ ही मिनटों में रायगढ़ की पूरी सेना पोलारिस एकेडमी के गेट के सामने इकट्ठा हो गई। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता, उनकी सांसें एक जैसी, एक लय में। आर्यन ने कार का दरवाजा खोला और बिना रुके सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया। सर, अंदर जाना बहुत खतरनाक है, अनिकेत ने उसे रोकने की कोशिश की। आर्यन ने गेट की तरफ घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे गेट से हल्का सा बिजली का कंपन महसूस हुआ। अगर कोई इसे छू लेता तो वह यकीनन मारा जाता। उसकी आंखों में एक डर और जिज्ञासा का मेल था। ये शक्ति कोई आम तकनीक नहीं है। अंदर क्या हाल है? उसने पूछा। अनिकेत ने गंभीरता से कहा, हमारे पास पक्की जानकारी नहीं है। बंधकों को अब भी अंदर कैद रखा गया है। पूरा स्कूल उनके कंट्रोल में है। रेडियो सिग्नल से पता चला है कि कई जगहों पर विस्फोटक लगाए गए हैं और उनमें से एक में पहले ही धमाका हो चुका है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी कोशिश है उन्हें रोके रखना और किसी भी तरह उनके प्लान में देरी करना। आर्यन का चेहरा एकदम काला पड़ गया। क्या एक धमाका हो चुका है? ये सोचते ही उसके दिल पर जैसे बोझ सा बैठ गया। अनिकेत को झटकते हुए वह स्कूल के अंदर घुसने के लिए कदम आगे बढ़ा। मिस्टर आर्यन, रुक जाइए। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर आर्यन अब फूट पड़ा। सारा दिन जो गुस्सा, तनाव और बेचैनी उसके अंदर जमा थी, वह आखिर फट पड़ी। उसने अनिकेत को एक जोरदार किक मारी और जनरल जमीन पर जा गिरा। सोचो, अगर तुम्हारी बीवी वहां फंसी होती तो तुम क्या करते? उसकी आवाज गूंजती हुई हर तरफ फैल गई। रायगढ़ के इतने सीनियर जनरल अनिकेत को अपने ही जवानों के सामने यूं अपमानित होते देखना चौंकाने वाला था। फिर भी आसपास खड़े सैनिक पूरी तरह शांत खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने जबड़े को भींचते हुए अनिकेत ने अंदर का गुस्सा निगल लिया। अगर कोई और होता तो शायद वह इस अपमान का जवाब उसी वक्त देता। चैप्टर 93। लेकिन जिसने अनिकेत को लात मारी थी वो आर्यन था। अनिकेत के पास अब इसे सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किक तेज और बेरहम थी, मगर अनिकेत झूठ नहीं बोल सकता था। उसमें एक अजीब सी ताकत और रौब था। मिस्टर सिंह, अनिकेत ने धीमी आवाज में कहा, ये मत भूलिए कि इस वक्त अकादमी के सारे छात्र और टीचर्स उनके कंट्रोल में हैं। हमने पहले ही गोलियों की आवाजें सुनी हैं। हम अब कोई भी रिस्की स्टेप नहीं ले सकते। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, खुद को काबू में किया। उसकी आवाज अब गंभीर और ठंडी हो चुकी थी। तुमने जो मैसेज भेजा था उसे डिकोड कर लिया गया है। इस पूरे आतंकी अटैक के लिए शत्रुकुंड ने दुबे नाम के एक भाड़े के ग्रुप को हायर किया है। उनका मकसद रायगढ़ के टॉप क्लास परिवारों के वारिसों को खत्म करना है। शिट! अनिकेत ने कार के डोर पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उस पर एक डेंट पड़ गया। उसका गुस्सा अब बाहर छलकने लगा था। आर्यन की आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी जो मौत की आहट से पहले आती है। मेरे अंकल को ये मैसेज भेज दो, मैं अब शत्रुकुंड की पूरी पोजीशन अपने कंट्रोल में ले रहा हूँ। अनिकेत अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने मजबूती से जवाब दिया, यस मिस्टर सिंह। आर्यन की नजर अब पोलारिस अकादमी की बिल्डिंग पर टिकी थी। वो अब एक बंद और साइलेंट किला लग रही थी। उसकी आवाज सख्त हो चुकी थी। तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? पोलारिस से निकल रही रेडियो वेव से अनिकेत ने बिना छुपाए जवाब दिया। आर्यन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। करण, किसी को कंपनी के नए डेवलप किए गए प्रोडक्ट को फौरन लेकर आने को कहो। यस मिस्टर सिंह। करण ने बिना देर किए कॉल करना शुरू कर दिया। अनिकेत थोड़े हैरान थे। क्या आर्यन कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है? आर्यन की नजर अब भी अकादमी पर ही टिकी हुई थी। दूर से भी उसकी नजर बिल्डिंग के एक टावर पर खड़े उस शख्स पर पड़ी जो मिलिट्री वर्दी और हेवी बूट्स में था। आर्यन की आंखें एकदम संकुचित हो गईं। उसके अंदर एक ठंडी और जानलेवा भावना जाग चुकी थी। बस तुम ठीक रहो, अन्ना। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो शराफत से खड़े रहो। अगर कोई लाइन से बाहर निकला तो एक लंबा चौड़ा भाड़े का सैनिक, जिसने अपना चेहरा आधा ढक रखा था, अपनी भारी मशीन गन हवा में लहराते हुए फायर कर बैठा। उसकी धमकी साफ थी,
लड़कियां चिल्लाईं और लड़कों के पीछे छुप गईं। टीचर्स एक दूसरे से चिपक गए, डर के मारे कांपते हुए। वे लोग सिर्फ एक नॉर्मल टीचर की लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन आज किस्मत उन्हें आतंक का चेहरा दिखा रही थी। डर इतना था कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी की इस डरभरी शांति को देखकर भाड़े के सिपाही पीछे हट गए, लेकिन अब भी उनकी उंगलियां गन पर टिकी थी। वे बाहर गार्डिंग पोजीशन में खड़े हो गए। रोहिणी, जो डरी हुई थी, एक युवा लड़के की बाहों में पनाह ले चुकी थी। लड़के ने भी उस मौके को जाने नहीं दिया और उसे भीड़ में भीतर खींच लिया। उसी वक्त राघव, जो पहले ही अन्ना से बुरी तरह पीटा जा चुका था और थोड़ा घायल था, कुछ लोगों के सहारे चल रहा था। उसकी आंखों ने देखा कि रोहिणी एक दूसरे हाई क्लास वारिस के साथ खड़ी थी। ईर्ष्या की आग उसकी आंखों से साफ झलक रही थी, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। हालात उसके खिलाफ थे। आरव बार बार अपना फोन चेक कर रहा था। हर बार उसे मायूसी ही मिल रही थी। अन्ना कहाँ है? कैसी होगी वो? उसकी सबसे बड़ी चिंता अब अन्ना की सेफ्टी थी। इसी बीच एक गहरे तहखाने में प्रिंसिपल, सत्येंद्र, स्कूल के कई सीनियर अधिकारी और कुछ स्टूडेंट्स छुपे हुए थे। सोनू, जिसे अन्ना ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्लास एस में आरव को ढूंढने गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्लास एस वहां से जा चुकी थी। इसके बाद सोनू ने अपनी क्लास एफ की टीम इकट्ठा की और प्रिंसिपल व अन्य को बाहर निकाल लाया। प्रिंसिपल के गाइडेंस में वे तहखाने में सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उसी वक्त अन्ना ने इलेक्ट्रिसिटी रूम में बम को डिसेबल कर दिया था और अगली लोकेशन के लिए निकलने को तैयार थी। अमृता भी उसके साथ थी। कोई है? अमृता ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके कदम बिल्कुल हल्के थे। अन्ना ने तुरंत अपने कंगन को खोला, जो पलक झपकते ही एक पिस्टल में बदल गया। अमृता आश्चर्य में पड़ गई। ये कैसे मुमकिन है? ये किस टाइप की टेक्नोलॉजी है? अन्ना के कान फड़कने लगे। वह बहुत दूर से आती आवाजें सुन सकती थी। साथ ही एक कोने से बहुत हल्की हलचल भी महसूस हो रही थी। सुना है कि तुम स्नाइपर हो? अन्ना ने मन ही मन गिनती करते हुए पूछा। अमृता के चेहरे पर हैरानी दिखी और उसने उसे छुपाया भी नहीं। अन्ना की यह तीखी शांति और तेजी उसे रोमांचित कर रही थी। हाँ, अमृता ने कहा, लेकिन मैं स्कूल में गन नहीं लाई हूँ। अन्ना की उंगलियां अब ट्रिगर पर कस चुकी थीं। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें बहुत जल्द एक गोली मिलने वाली है। अमृता कुछ कहती, इससे पहले ही अन्ना ने गिनती खत्म की और बिजली जैसी तेजी से कोने की ओर फायर किया। एक भाड़े का सैनिक, जो छद्म गियर पहने हुए था, सीधे नीचे गिर पड़ा। उसकी गन में साइलेंसर लगा हुआ था, जिससे गोली की आवाज बहुत धीमी हुई और निशाना भी एकदम सटीक लगा। लेकिन अब अन्ना की पोजीशन एक्सपोज हो चुकी थी। अमृता ने तुरंत कवर ले लिया। पल भर में कोने से एक गोली निकली, सीधी अन्ना की ओर। मगर अन्ना जैसे पहले से इसके लिए तैयार थी। उसने खुद को एक झटके में साइड में गिरा दिया और गोली उसके 1 इंच पास से निकल गई। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने खुद को घुमाया और ठीक 3 बजे की दिशा में फायर किया। ट्रिगर दबाया गया और गोली एक और खतरे को खत्म कर चुकी थी। सिर में गोली। तुम्हारे 3 गज की दिशा में है। जाओ और अपना हथियार उठा लो, अन्ना ने सख्त लहजे में कहा। अमृता की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने अन्ना की ओर देखा। उस नजर में सम्मान भी था और रोमांच भी। वो झट से उठ खड़ी हुई और बिना किसी हिचक के उस दिशा में चल पड़ी जो अन्ना ने बताई थी। लेकिन सच कहें तो उसे अन्ना के निर्देश की जरूरत नहीं थी। वह अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ सकती थी। आखिरकार वह एक बेहतरीन स्नाइपर थी। उसकी निगाह तेज थी और उसका अवलोकन जब का। कुछ ही देर में एक स्नाइपर राइफल उसके कंधों पर टिक चुकी थी। जैसे ही उसने हथियार को थामा, उसका पूरा हाव भाव उसकी मौजूदगी तक बदल गई। वह पहले जैसी सीधी सादी मासूम लड़की नहीं रह गई थी। उसकी जगह अब एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक शख्सियत सामने खड़ी थी जिससे कोई भी काम चाहे। अन्ना की चेहरे की शिकन नहीं बदली। उसने बस शांति से कहा, जाओ, कोई सही जगह तलाशो। जैसे ही ये शब्द निकले, अमृता की काया हवा में घुल गई, जैसे वो वहां थी ही नहीं। एक बेहतरीन स्नाइपर सिर्फ दूर तक देखने और निशाना लगाने में माहिर नहीं होता, बल्कि वह खुद को छुपाने में भी माहिर होता है। अन्ना को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि अमृता कहाँ गई होगी। उसने अपना फोकस बनाए रखा। उसे अगले उस पॉइंट तक पहुंचना था जहां बम रखा जाना था।
अमृता ने एक सुरक्षित ऊंचाई ढूंढी और वहां अपनी राइफल को सेट किया। उसकी नजर अब अन्ना की हर हरकत पर थी। जैसे जैसे अन्ना आगे बढ़ी वैसे वैसे उसकी राइफल की दिशा भी बदलती गई। वह पूरी सतर्कता से उसके चारों तरफ की हलचल पर नजर बनाए रखे थी। फासला भले ही ज्यादा था, लेकिन अमृता को लगा ये उसकी काबिलियत की हद में ही है। जब अन्ना थोड़ी दूर निकल गई, तब जाकर अमृता ने अपनी पोजीशन फिर से बदली और उसे पूरी तरह कवर देने लगी। अन्ना और उसका ग्रुप जैसे ही वहां से निकले, उसी वक्त आयशा अपनी टीम के साथ बिजली नियंत्रण कक्ष में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने देखा कि बम निष्क्रिय कर दिया गया है, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने झट से वॉकी टॉकी निकाली। कैप्टन राजवीर, किसी ने मेरे लगाए हुए बम को डिफ्यूज कर दिया है। पोलारिस अकेडमी में कोई अंदरूनी गड़बड़ी है, कोई जासूस है। मैं अभी उसे ढूंढकर खत्म करने जा रही हूँ। राजवीर ने वॉकी टॉकी नीचे रखा और छत की सीढ़ियों से कैंपस को देखता हुआ बोला, कोई जासूस? क्या हो सकता है, मेरी प्यारी छोटी बिल्ली? इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उधर एक कोने में छुपे बैठे लुकास ने एक सीक्रेट फाइल खोली। ये फाइल उसने बहुत मेहनत से तैयार की थी और इसका विषय थी अमृता। 16 साल की अमृता रायगढ़ के एक राजनीतिक नेता की बेटी थी। वो एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी, लेकिन उसकी एनालिटिकल स्किल्स बेहद तेज थी और वह एक शानदार स्नाइपर थी। उसे दूसरों की पहचान लेकर जीना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। 6 साल की उम्र में उसका अपहरण हो गया था। 8 साल की उम्र में अपने ही कजिन द्वारा बार बार तंग किए जाने पर उसने उसे एक बल्ब के टूटे हिस्से से गोद दिया और उस वार से उसकी आर्टरी फट गई थी। बाद में वह एक खतरनाक हत्यारों के गुट में शामिल हो गई। उनका काम था इंटरनेशनल नेताओं को टारगेट करना। इन्हीं कारणों से रायगढ़ की सरकार ने सेना में उसकी भर्ती की योजना रद्द कर दी। उन्हें डर था कि कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। हालांकि वह नाबालिग थी, इसलिए कुछ सालों तक हिरासत और रहब में रखने के बाद उसे घर लौटने की इजाजत दे दी गई। लेकिन उसके लिए सख्त नियम थे। उसे किसी भी तरह के हथियार को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। यही डिटेल लुकास ने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके हासिल की थी। अब ये जानकर कि इतनी खतरनाक लड़की अन्ना के साथ है, लुकास को चिंता होने लगी। हालांकि अन्ना की ताकत को देखते हुए उसे यकीन था कि वो खुद को संभाल लेगी। तभी उसने देखा कि उसके सिस्टम पर एक एंटीना लाइट ऑन हो गई। वह चौंक गया। ये संकेत था कि कहीं पास में से कोई रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। सर आर्यन, क्या आपको वाकई लगता है कि ये काम करेगा? अनिकेत ने थोड़ा शंकित होकर पूछा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर पोलारिस अकेडमी के मेन बिल्डिंग की ओर जमी रही। तभी एक आदमी जो व्हाइट यूनिफॉर्म में था बोला, सर, सिग्नल रिसीव हो गया है। दूसरी पार्टी ने बताया है कि वे फिलहाल बेसमेंट में फंसे हुए हैं। कुछ लोग भाड़े के सैनिकों द्वारा पकड़ लिए गए हैं और कैद में हैं। अनिकेत का चेहरा गंभीर हो गया। दुबे ग्रुप के भाड़े के लीडर राजवीर बहुत शातिर है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी हालत को देखकर लगता है कि वे स्टूडेंट्स को होस्टेज बना सकते हैं, हमें ब्लैकमेल करने के लिए। असल में दुबे ग्रुप को उम्मीद नहीं थी कि उनकी प्लानिंग इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। उनकी असली मंशा थी सब चुपचाप निपटा कर निकल जाना। लेकिन अन्ना और आर्यन ने उनकी सारी रणनीति पलट दी। अब उनके पास बचने का रास्ता ही नहीं बचा था। उससे पूछो कि वो कौन है और उसे ऑर्डर कौन दे रहा है, आर्यन ने शांत और ठंडे स्वर में कहा। जी सर। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन ने जवाब पढ़ा। सर, उसने कहा कि उसका नाम लुकास है और उसे निर्देश देने वाली लड़की का नाम अन्ना है। लेकिन वह अन्ना उनके साथ नहीं है। अन्ना ने पहले से ही उन्हें उन सभी जगहों से बचने को कहा था जहां बम रखे गए थे। उनका अंदाजा है कि अन्ना शायद बम डिफ्यूज करने ही गई है। क्या? अन्ना का नाम सुनते ही अनिकेत की आंखें चौकन्नी हो गईं। रिपोर्ट सुनने के बाद आर्यन ने गहरी आवाज में कहा, बम डिफ्यूज करना, उस लड़की में वाकई दम है। चैप्टर 95। इस आदमी के कांटेक्ट में बने रहो और उसे हमेशा अन्ना के बारे में कोई भी खबर हमें बताने के लिए बोलो। समझ गया। जब लुकास को यह सिग्नल मिला तो वह थोड़ा हैरान रह गया। उसे पता था कि जो कोई भी इस समय रेडियो वेव्स भेज सकता है वो जरूर कोई बहुत पावरफुल इंसान होगा, चाहे वो आर्मी से हो या न हो। इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। और सच कहें तो वो खुद चाहता था कि अन्ना जैसे टैलेंटेड इंसान को ऊपर बैठे अधिकारियों का अटेंशन मिले।
उसकी नज़र में अन्ना को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति पहले ही अन्ना में इतना इंटरेस्टेड है। क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई? धड़ाम! एक और जोरदार धमाका हुआ। ये साफ बताने के लिए काफी था कि अकादमी के अंदर किसी और जगह एक और बम फट चुका है। अन्ना ने तुरंत बाहर झांका। एक बम पहले ही फट चुका था, अब सिर्फ 2 बचे थे। वो जानती थी कि वक्त बहुत कम है। बाकी 2 बम अकादमी की सबसे वीक लोकेशंस पर लगाए गए थे और वहीं सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन हो सकता था। उन्हीं में से एक उसकी आंखों के सामने था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फौरन उसे डिफ्यूज करना शुरू कर दिया। तभी उसने हल्की सांस लेने की आवाज सुनी। जैसे ही वो पलटी, एक खतरनाक बंदूक पहले से ही उसकी पेशानी पर रखी हुई थी। उसके सामने जो औरत खड़ी थी, उसने सिर्फ एक कैमोफ्लाज ट्यूब टॉप पहना हुआ था जो हथियारों से लदा हुआ था। उसकी खुली स्किन से एक सेक्सी एनर्जी झलक रही थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था, जैसे कोई विदेशी हसीना, खतरनाक और बेहद अट्रैक्टिव। तो तू ही है वो छोटी सी चूहिया जो हमारी नाक के नीचे भाग रही थी, उस औरत, आयशा ने टूटी फूटी रायगर हिंदी भाषा में कहा। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जैसे सुपीरियॉरिटी शो कर रही हो। लग रहा था जैसे अन्ना की मौत अब तय थी। लेकिन अन्ना ने बहुत शांत चेहरा बनाए रखा। उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी स्माइल थी। चूहिया, उसने कहा। अन्ना ने आयशा के पीछे देखा, जहां 2 मर्सनरी, भाड़े के सैनिक, फुल फाइट गियर में अपनी मशीन गने उसकी ओर ताने खड़े थे। शायद मेरे लिए बाघ का नाम ज्यादा फिट बैठेगा, अन्ना ने कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, वो अचानक घूमी और एक परफेक्ट कराटे चॉप से आयशा की गन नीचे गिरा दी। आयशा भी कम नहीं थी, उसने एक पंच से पलटवार किया। दोनों के बीच सीधा हाथापाई शुरू हो गया। अन्ना की स्पीड और ताकत बहुत ज्यादा थी, जैसे किसी के अंदर छुपा हुआ ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वो 2 मर्सनरी जो अभी तक अपनी गन अन्ना पर ताने खड़े थे, उन्हें एक झटके में समझ आ गया कि सामने खड़ी लड़की कोई मामूली इंसान नहीं है। उसी वक्त दूर से एक स्नाइपर की नजर उन सब पर जमी हुई थी। उनकी बॉडी पर एक लाल बिंदु घूम रहा था। फिर एक पल में ही वो दोनों मर्सनरी जो अन्ना को टारगेट कर रहे थे, अचानक से एक एक करके जमीन पर गिर पड़े, और वो भी बिना एक भी गोली की आवाज के। आयशा का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने एक तेज मूव में अन्ना को पीछे धकेल दिया और खुद जमीन पर लुढ़क गई। जल्दी से अपनी पिस्टल उठाई और एक खंभे के पीछे छुप गई और जोर जोर से सांसें लेने लगी। अन्ना भी लुढ़कने के बाद खड़ी हो गई। उधर आयशा ने खुद को अन्ना के ब्लाइंड स्पॉट में पोजीशन कर लिया था और एक सेकंड के लिए भी अपनी गार्ड डाउन नहीं की। उसकी नजर टिक टिक करते टाइम बम पर थी, जिसमें लाल लाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कह रही हो कि टाइम बस खत्म होने वाला है। फिर उसने एक सिग्नल दिया, उंगलियों से इशारा करते हुए। दूर खड़ी अमृता के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने मैसेज समझ लिया हो। उसकी स्नाइपर गन की नली अचानक 45 डिग्री एंगल पर मुड़ी और उसने ट्रिगर दबा दिया। उसी वक्त अन्ना ने तेजी से अपनी पिस्टल निकाली और हवा में गोली चला दी। स्नाइपर की गोली अन्ना की गोली से टकराई और वो खंभे के पीछे जाकर गिर गई। किसी औरत की चीख गूंजी। आयशा के हाथ से खून बहने लगा था, बहुत तेजी से। जाने से पहले उसने गुस्से से अन्ना को देखा और फिर फौरन वहां से भाग गई। अन्ना उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन बम की टिक टिक सुनकर उसने खुद को रोक लिया। वो पलटी और तुरंत बम के तार काटने लगी। अमृता ने अपने होंठ चाटे, लेकिन तभी उसका निशाना अंधे कोने में चला गया। वो चुपचाप नीचे उतरी और एक विद्रोही पर आज्ञाकारी हावभाव के साथ अन्ना के पास आई। अन्ना, तुम बम डिफ्यूज करना जानती हो और तुम्हारी शूटिंग भी कमाल की है। तुम असल में करती क्या हो? लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि वह मर्सनरी आतंकी, जिसे अभी अमृता ने गोली मारी थी, अचानक से होश में आ गया और उसने गोली चला दी। अन्ना की नजर एकदम से अमृता के पीछे गई। गोली जो चली थी, वो अचानक हवा में रुक गई और बिना किसी चेतावनी के वो गोली उसी दिशा में लौट गई जहां से आई थी। गोली सीधे आतंकी के माथे पर लगी और वो सीधा जमीन पर गिर गया। अमृता को तभी एहसास हुआ कि क्या हुआ। ये अन्ना ने कुछ नहीं कहा। उसने जाकर गिरे हुए दोनों आतंकी की गन और बुलेट्स उठा लीं। वो शायद एड्रेनालाइन पर चल रहा था। अगली जगह के लिए रेडी हो जाओ। अगर हालात इतने बुरे न होते तो अन्ना कभी भी अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करती।
उसके लिए ये शक्तियां बस सर्वाइवल का एक जरिया थी। बार बार इनका यूज करने से उसके ऊपर मानसिक बोझ बढ़ता और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता था। अमृता बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन चुप रही, क्योंकि बहुत पहले जब वो एक किलर ग्रुप में थी तब उसने कुछ खास लोगों को अलौकिक शक्तियों के साथ देखा था। स्नाइपर राइफल को कसकर थामते हुए अमृता ने फुर्ती से खुद को फिर से छिपा लिया और पीछे से अन्ना को कवर देने लगी। यह सब देख अमृता को भी अजीब लग रहा था। अपने पूरे जीवन में उसने शायद ही कभी किसी और की बात मानी हो, लेकिन अब अन्ना कुछ बोले बिना भी वो समझ रही थी कि उसे क्या करना है। उन दोनों के बीच की बिना कहे बनी समझदारी ने उसके दिल को एक अजीब सुकून दिया, और साथ ही अन्ना की आंखों में उसे अपने लिए एक अडोल भरोसा भी दिखाई दिया। बचपन से अब तक पहली बार उसने किसी पर ऐसा भरोसा महसूस किया था जो बिना कहे उसके साथ था। कैप्टन राजवीर, दुश्मनों ने पूरी पोलारिस अकादमी को घेर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? एक किशोर अचानक छत पर प्रकट हुआ। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे किसी मुर्दे का, और माथे से पसीना बह रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा और घृणा झलक रही थी। क्यों न हम उन स्टूडेंट्स को ही मार दें? कम से कम मिशन तो पूरा हो जाएगा। राजवीर अपनी पिस्तौल के साथ खेलता हुआ बोला। हमारे पूरे ऑपरेशन पर इतनी सख्त निगरानी थी, तो फिर ये बात बाहर कैसे निकल गई? उसकी आंखें जानलेवा इरादों से सिकुड़ गईं और उसकी नजर पोलारिस अकादमी के बाहर के इलाके पर टिक गई। मेरी स्पेशल पावर्स बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। अकादमी की सुरक्षा को भेदने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर हमें इस ऑपरेशन से सही सलामत बाहर निकलना है तो इन मासूम स्टूडेंट्स को बंधक बनाना पड़ेगा। एक सख्त मैसेज भेजो, अगर उन्होंने कोई भी गलती की तो हम सब अकादमी के बच्चों के साथ खत्म हो जाएंगे। राजवीर के लहजे में एक ठंडी दरिंदगी थी। जी, पास खड़े एक भाड़े के सैनिक ने तुरंत सिर हिला दिया। तो अब प्लान भी शुरू करने का वक्त आ गया है, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा और उसका आदेश तुरंत चारों ओर फैल गया। उसी समय कुछ सैनिक घायल आयशा की मदद के लिए पहुंचे। आयशा, भैरव तेजी से उसके पास पहुंचा। एक नौजवान जिसके चेहरे पर अलग ही गंभीरता थी, वह आगे आया। आयशा पर अटैक हुआ। आयशा ने अपने खून से सने हाथ को पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए बोली, कैप्टन राजवीर, किसी ने हमारे सभी टाइमर डैमेज कर दिए हैं। वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हैं और उनके पास एक स्नाइपर भी है। आयशा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि दुश्मन उनके कंट्रोल जोन में इस तरह घुस आया था। मेरे साथ जो दो लोग थे उन्हें शूट कर दिया गया। आयशा का खूबसूरत चेहरा अब गुस्से और दर्द से लाल हो चुका था। युवान ने आगे बढ़कर उसकी चोट को चेक किया। गोली गहरी लगी है, इसे अभी नहीं निकाला जा सकता। और ये गोली? उसने माथे पर बल देते हुए कहा, ये हमारी यूज की जाने वाली स्नाइपर बुलेट जैसी लग रही है। राजवीर की नजर अब और भी ठंडी हो चुकी थी। उसने अपने लंबे पैर बढ़ाए और बोला, अब प्लान में बदलाव होगा। पहले उन्हें ढूंढो, फिर प्लान बी शुरू करेंगे। क्योंकि उनके बम अब निष्क्रिय हो चुके थे, इसलिए वे अकादमी को ब्लास्ट नहीं कर सकते थे। राजवीर ने जिन जगहों को निशाना बनाया था वो सभी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। यहाँ तक कि आयशा को भी उन्हीं लोकेशंस की जानकारी दी गई थी, वो भी सिर्फ राजवीर के हाथ से बने हुए नक्शे के जरिए। अगर उसका शक सही निकला तो शायद किसी अंदरूनी आदमी ने ही ये सीक्रेट लीक किया था। पोलारिस अकादमी में आखिर कैसे लोग छिपे बैठे हैं? राजवीर की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। बिना समय गंवाए युवान, भैरव और कुछ अन्य सैनिक तुरंत उसकी अगुवाई में निकल पड़े। इसी बीच लुकास एक कोने में बैठा था, अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। उसके कीबोर्ड की आवाज ने सोनू को और बेचैन कर दिया, जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था। लुकास, क्या अपडेट है? रवि ने अंततः खामोशी तोड़ते हुए पूछा, क्योंकि अब सभी का धैर्य टूटने की कगार पर था। जैसे ही रवि ने पूछा, सबकी निगाहें लुकास की ओर घूम गईं। लुकास हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा है जो ज्यादा बातें नहीं करता, ज्यादा सामने नहीं आता। अचानक इस तरह सबका ध्यान उस पर आना उसे थोड़ा असहज कर गया। उसने धीरे से अपने चश्मे को एडजस्ट किया। मुझे नहीं पता, लेकिन कोई और जरूर जानता है।
उसके शब्द खत्म होते ही तहखाने का दरवाजा एकदम से खुल गया। सभी चौंक गए। उनके शरीर एक साथ चौकन्ने हो गए, जैसे किसी खतरे को भांप रहे हों। सोनू सबके सामने खड़ा था, उसकी हथेली में खंजर कसकर पकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर टेंशन में था। रवि भी उसके पीछे था। जैसे ही लोगों ने दोनों को बाहर आते देखा, राहत की सांसें निकलने लगी। सोनू और रवि दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे मौत से वापस लौटे हों। यहाँ तक कि शांत स्वभाव वाला लुकास भी हल्का मुस्कुरा उठा। और फिर अन्ना सामने आई। उसके कंधे पर बैग था और उसकी अकादमी की वर्दी खून से पूरी तरह लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे जंग के मैदान से लौटी हो। उसकी मौजूदगी में एक अजीब ताकत थी। अन्ना, सोनू ने खुशी से आवाज लगाई। अगर अन्ना का अंदाज इतना ठंडा और सधा हुआ न होता तो शायद वो दौड़कर उसे गले ही लगा लेता। अमृता, रवि ने अचरज से सामने खड़ी लड़की को देखा। उसका हाव भाव अब किसी विद्रोही योद्धा जैसा था। मासूम सी दिखने वाली लड़की अब बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो कोई और ही हो। और उसके हाथ में थी एक स्नाइपर राइफल। ये देखकर वहां मौजूद सबके चेहरों पर डर की लहर दौड़ गई। लोग पीछे हटने लगे, कोई छिप गया तो कोई थम गया। हेलो, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक मासूम लेकिन चौंकाने वाली मुस्कान, जैसे मौत ने खुद आगमन किया हो। चैप्टर 97। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उन्होंने जिसे देखा था, अमृता, वो कोई हकीकत नहीं बल्कि किसी कल्पना का हिस्सा थी। अन्ना ने एक गहरी सांस ली और बेसमेंट में फंसे छात्रों और टीचर्स की ओर बढ़ी। उसकी नज़र सबसे पहले उस अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जो एकदम परफेक्ट सूट में वहां बैठा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और उसका पर्सनल असिस्टेंट बराबर में बैठा उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। अन्ना की भौहें सिकुड़ गईं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पोलारिस अकादमी का प्रिंसिपल सत्येंद्र प्रताप था। अन्ना, तुम ठीक हो? कहाँ थी अब तक? बाहर क्या हुआ? सोनू ने पूछा और सबकी सोच को आवाज दी। अन्ना ने कंधे से लटका भारी बैग जमीन पर फेंक दिया। धम्मा! सबका ध्यान अचानक उस बैग की ओर चला गया। सभी चौंक उठे। बैग खुला तो उसमें से झांक रहे थे बंदूकें, बुलेट्स और दूसरे हथियार। उसकी आवाज तेज थी और शब्दों की गूंज बेसमेंट की दीवारों से टकरा रही थी। पोलारिस अकादमी पर अब भाड़े के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। हमारी सिक्योरिटी फेल हो चुकी है। उनका मिशन है इस अकादमी को तबाह करना और हर स्टूडेंट को मार डालना। ये सुनते ही बेसमेंट में बैठा हर छात्र सहम गया। अफरातफरी फैल गई। मगर तभी अन्ना की नजर उन पर पड़ी और उसके चेहरे की गंभीरता ने सब पर खामोशी का जादू कर दिया। उसने कुछ बंदूकें उनके पैरों की ओर खिसकाई। जो लोग डर के मारे कोनों में छिपना नहीं चाहते, जो अपनी जान बचाना चाहते हैं और अपने स्कूल व साथियों के लिए खड़े होना चाहते हैं, वो उठाओ ये हथियार। हर नजर अब अन्ना पर थी। उसकी यूनिफॉर्म खून से सनी हुई थी, उसके होंठ सख्त थे लेकिन उसकी आवाज में वो कशिश थी जो किसी जनरल के भाषण जैसी लग रही थी। उसके शब्द आदेश जैसे थे और किसी को मना करने का मन नहीं हुआ। कुछ लड़कों की आंखों में जज्बा जल उठा। उनमें सबसे पहले सोनू ने बंदूक उठाई, फिर रवि ने। हथियार कसकर पकड़े। दोनों की आंखों में अब डर नहीं, एक अलग तरह का एक्साइटमेंट था। उन्हें पता था अन्ना सिर्फ बोलती नहीं, करती भी है। बाकी स्टूडेंट्स अभी भी डरे हुए थे। कई तो रईस घरों से आए थे, ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। कुछ तो बंदूक को छूने से भी डर रहे थे। क्या तुम सब हमें मरवाने पर तुली हो? हम तुम्हारी बात क्यों माने? रिया नाम की एक लड़की, जो पहले भी अन्ना से भिड़ चुकी थी, चिल्लाई। उसकी बातों से और भी कई कमजोर दिल छात्र उबल पड़े। हाँ, हम क्यों माने तुम्हारी बात? क्या तुम हमें सुसाइड मिशन पर भेज रही हो? इससे पहले कि अन्ना कुछ कहती, अमृता आगे आई। उसके हाथ में बंदूक थी, जो उसने सीधा रिया की ओर तान दी। ये देख सभी डर गए। रिया चीख पड़ी और पीछे हट गई। अमृता ने ठंडी मुस्कान के साथ जमीन पर रखी बंदूकों की ओर इशारा किया।
ये सब हथियार अन्ना ने उन भाड़े के गुंडों की लाशों से उठाए हैं। उसने अकेले ही आतंकियों द्वारा लगाए गए सारे बम डिफ्यूज किए। अगर वो न होती तो तुम सब अभी तक उड़ा दिए गए होते। तो अब भी तुम्हें लगता है कि उसने कुछ नहीं किया? उसकी जुड़वां पोनीटेल जैसे पहले जैसी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब डर पैदा कर रही थी। अन्ना ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसे समझ आया कि ये लड़की अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। अन्ना खुद चुप थी, लेकिन उसकी सांसों की गर्मी भी बेसमेंट में मौजूद लोगों को थर्रा रही थी। फिर एक एक करके कुछ और स्टूडेंट्स आगे बढ़े, खासकर वे जो आर्मी बैकग्राउंड से थे। उनमें से 2 तो पहले भी शूटिंग प्रैक्टिस के दौरान अन्ना से मिल चुके थे। अब जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें सोनू भी कमजोर लगने लगा। अन्ना का चेहरा अब सख्त, ठंडा और बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार टाइप लग रहा था। वे सभी बिना कुछ बोले बंदूकें उठाने लगे। कई ने उन्हें प्रोफेशनल तरीके से संभाला भी। एक लड़का जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था और जो कांपता हुआ आगे आया। जैसे ही उसने बंदूक उठानी चाही, अन्ना ने उसके हाथ से झपट ली। उस लड़के की आंखों में डर और कंफ्यूजन था। अन्ना के होठों पर एक सख्त मुस्कान उभरी। मैं ऐसे लोगों को हथियार नहीं सौंपती जो खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहे हों। लड़का शर्म से लाल पड़ गया। अब तक ज्यादातर हथियार बांटे जा चुके थे। अन्ना ने सोनू, रवि और बाकी लोगों को गिनती से देखा। कुल 10 थे। इनमें से ज्यादातर आर्मी फैमिली से थे, इसलिए हथियारों के साथ सहज थे। अब ये बंदूकें सिर्फ सामान नहीं, तुम्हारी ताकत है। इनका सही इस्तेमाल करो और कभी भी लड़ाई के लिए रेडी रहो। अन्ना की आवाज अब एक कमांडर जैसी थी। सबने एक साथ जोर से कहा, जी समझ गए। और तभी किसी के मन में सवाल उठा, हम अन्ना की बात क्यों मान रहे हैं? वो भी तो हमारी ही उम्र की है ना? लेकिन जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस पल हर किसी ने अंदर ही अंदर मान लिया था, अन्ना लीडर है और आज उसके साथ चलना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। फिर भी जो आदेश उसने दिया वो दरअसल एकदम सही और तर्कसंगत था, ऐसा कुछ जो उन्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। अमृता ने अन्ना की बड़ी बड़ी आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सराहना की। अभी कुछ ही देर पहले जो उसने आग उगलती छवि दिखाई थी, वो अब फिर से उसकी कोमल और मासूम सी मुस्कान में बदल चुकी थी। सोनू और रवि दोनों को लगा जैसे उनके चेहरे के किनारों पर हल्की मुस्कान फिसल पड़ी हो। क्या ये साफ साफ बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं लग रहा? लेकिन सच्चाई ये थी कि अन्ना को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। वो बस अपने आसपास मौजूद लोगों के हिसाब से बदल जाया करती थी। जैसे ही अन्ना अंदर आई, प्रिंसिपल और अकादमी के कई वरिष्ठ स्टाफ उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी चमत्कार को देख रहे हों। क्या ये वही बदनाम अन्ना है? बेकार, निकम्मी। हमारी याददाश्त धोखा दे रही है या हम कोई सपना देख रहे हैं? और फिर जो बातें अन्ना ने अभी अभी कही थी, उन्होंने सभी के दिलों में एक अजीब सी हलचल भर दी, जैसे वो सब अचानक युद्ध के मैदान में उतर जाने को तैयार हों। अन्ना ने सब पर एक तीखी नजर डाली, लेकिन ज्यादा देर टिके बिना वो सीधे लुकास की ओर बढ़ गई। अन्ना। लुकास ने वो सारी जानकारी पहले से तैयार रखी थी जो उसे मिल पाई थी। सोनू और रवि भी धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी की स्थिति क्या है? अन्ना ने शांत लेकिन ठोस आवाज में पूछा। लुकास ने तुरंत जवाब दिया, पूरी अकादमी चारों तरफ से सेना ने घेर ली है। दुबे ग्रुप के भाड़े के सैनिक हर तरफ हैं। सारे छात्र और शिक्षक फंसे हुए हैं। बेसमेंट में कुछ लोग हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी बाहर ही हैं। हालत बहुत गंभीर लग रही है। फिर उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए जोड़ा, मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया है। अकादमी की रक्षा प्रणाली एक्टिवेट कर दी गई है, जिससे घुसपैठ फिलहाल रोकी जा सकी है। लेकिन दुबे के भाड़े के सैनिकों ने स्टाफ और स्टूडेंट्स को बंधक बना लिया है और धमकी दी है कि अगर सेना अंदर आई तो वे सबको मार देंगे। अन्ना ने पास रखी एक कुर्सी खींची, उस पर बैठते हुए अपनी कोहनी को घुटने पर टिकाया और सोच में डूब गई। एक पल बाद उसने पूछा, आरव कहाँ है? सोनू ने धीरे से कहा, मैं जब क्लास एस में उसे ढूंढने गया था वो वहां से जा चुका था। शायद वह उन्हीं के साथ होगा। रवि की आवाज में चिंता झलक रही थी, क्या हो सकता है कि वो लोग? उनके लहजे में डर साफ झलक रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाड़े के हत्यारों का शिकार हो चुका हो। सोनू ने तुरंत रवि की बाह को हल्का सा झटका दिया,
उसे और बकने से रोकने के लिए। अन्ना ने फोन निकाला, टाइम देखा और ब्लास्ट के समय से अब तक की सारी टाइमिंग को दिमाग में गिनना शुरू किया। नहीं, वो जिंदा है, अन्ना ने पूरे विश्वास से कहा। सोनू ने पूछा, कैसे यकीन है तुम्हें? अन्ना की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। क्योंकि मैंने उनकी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने अनुमान लगाया, दुबई के लोग खुद फंस चुके हैं। वो बस टाइम खरीद रहे हैं ताकि भाग सकें। वो सारे बंधकों को मारकर ब्लास्ट करके सबको खत्म कर देना चाहते हैं। भाड़े के सैनिकों के लिए सबसे बड़ा मकसद सिर्फ उनका मिशन था, पैसा और कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब उनके लिए बेकार था। और इसलिए अन्ना को अब हर हाल में आरव को बचाना था। बाकी किसी को लेकर उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे बाकी सब उसके लिए मायने ही नहीं रखते। अब हमें क्या करना चाहिए? सोनू ने धीमे स्वर में पूछा। अन्ना खड़ी हुई और सीधे लुकास की तरफ देखा। लुकास ने भारी मन से कहा, मिस यार्डली, कृपया आदेश दीजिए। अन्ना मुस्कुरा दी। सबसे पहले अकादमी की रक्षा प्रणाली को नष्ट करो। दूसरा, पूरे कैंपस के सर्विलांस कैमरों की फीड को कंट्रोल करो। मैंने पहले ही पावर रिस्टोर करवा दी है। तुम्हारे लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। सभी चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर सबकी नजर एक साथ प्रिंसिपल सत्येंद्र की ओर मुड़ी। कुछ सीनियर स्टाफ को यह विचार असुविधाजनक लग रहा था। लुकास ने बगैर घबराए कहा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल अकादमी का सारा सिग्नल ब्लॉक है। कुछ खास डिवाइस के बिना मैं सब सिस्टम एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोकल मशीनों से कैमरा कंट्रोल में लिया जा सकता है। हाँ, डिफेंस सिस्टम थोड़ा मुश्किल है। अन्ना की नजर अब सीधे सत्येंद्र की तरफ थी, जो अब भी बिना किसी हाव भाव के बैठे थे। तो कोई आइडिया, मिस्टर प्रताप? सत्येंद्र ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, पोलारिस अकादमी की सुरक्षा प्रणाली में एक छिपा हुआ एक्सेस पॉइंट है, लेकिन उसके लिए एक विशेष एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा। सारे टीचर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सत्येंद्र ऐसा राज बताएंगे। यहाँ तक कि रायगढ़ का हैकर एलायंस भी इस सिस्टम को हैक नहीं कर पाया था। फिर भी अब उन्हें लुकास पर भरोसा करना ही था। जैसे ही उसने ये सुना, लुकास तुरंत काम पर लग गया। कीबोर्ड पर उंगलियां तेजी से चलने लगीं। अन्ना ने अपनी गर्दन को हल्का मोड़ा और एक करारी क्रैक की आवाज हुई। वो नीचे झुकी और अपने पैरों से बंधे भारी सैंडबैग को हटाकर एक तरफ फेंक दिया। उस भारी आवाज से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सारे स्टूडेंट्स की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, जिज्ञासा और डर के बीच झूलता हुआ आदर। चैप्टर 99। आश्चर्य के साथ साथ वहां मौजूद ज्यादातर लोगों की आंखों में एक गहरी इज्जत भी झलक रही थी। यहां तक कि उन नामी सैन्य परिवारों के बिगड़ैल लड़के भी, जो खुद को बहुत ताकतवर समझते थे, आमतौर पर इतने भारी सैंडबैग को इतने लंबे समय तक नहीं उठा पाते। लेकिन अन्ना ने कर दिखाया था। अब सबको समझ में आया कि अन्ना हमेशा पैंट क्यों पहनती थी, क्योंकि वो अपने पिंडलियों पर बंधे भारी सैंडबैग को छिपा रही थी। जब उसने वो सैंडबैग उतारे तो उसे लगा जैसे उसके शरीर से कई किलो वजन उतर गया हो। हर अंग हल्का महसूस हो रहा था। अन्ना, हमें फुटेज मिल गई है, लुकास ने अचानक कहा। हम सबके अलावा बाकी सभी लोग अकेडमी की लाइब्रेरी में फंसे हुए हैं। लुकास ने डेटा छांटते हुए कहा, अकेडमी की सारी सर्विलेंस सिस्टम्स तक हमें एक्सेस मिल चुका है, लेकिन हम ज्यादा देर रडार के नीचे नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। लुकास अन्ना के इरादों को भलीभांति समझता था। दोनों ने पहले कई मिशंस में साथ काम किया था, जिससे उनके बीच बिना बोले समझने की एक आदत सी बन गई थी। उसने अन्ना को एक ईयरपीस दिया। ये पहन लो। अन्ना थोड़ी हैरान हुई। आमतौर पर शांत रहने वाला लुकास उस वक्त कुछ ज्यादा ही गंभीर और फोकस्ड लग रहा था। उसकी एक भौं हल्की सी तनी हुई थी, लेकिन चश्मे के पीछे से झांकती उसकी आंखें तुरंत फिर से अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आईं। जैसे उसकी दुनिया में इस वक्त सिर्फ उसका कंप्यूटर ही मायने रखता हो। अन्ना ने ईयरपीस कान में लगाया और अपनी लंबी टांगों से चलती हुई सबके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम में से जिनके पास हथियार हैं, उनके पास दो रास्ते हैं, या तो यहीं रुककर इन लोगों की हिफाजत करो, या फिर मेरे साथ चलो दूसरों को बचाने के लिए। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो अपनी जान को ही खतरे में डाल दें। संदेश साफ था, जो लोग इस मिशन के लायक नहीं हैं, उन्हें पीछे ही रहना चाहिए। उसके इन शब्दों ने वहां खड़े कई जवान दिलों में जुनून भर दिया।
जिनके हाथ पहले ही हथियार थाम चुके थे, उनके लिए पीछे हटना मतलब सिर्फ एक बोझ बन जाना था। ज्यादातर लोग एक कदम आगे बढ़े, उनकी आंखों में जोश और डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। अमृता ने मजाक में एक सीटी बजाई और थोड़ी प्लेफुल हरकत की। अन्ना की नजर सब पर घूमी और फिर वो दो लड़कों की तरफ रुकी। तुम दोनों रुको, बाकी सब मेरे साथ चलो। वो दोनों लड़के तुरंत भड़क उठे। क्यों? अन्ना की आवाज अब सख्त और ठंडी हो गई। ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। एक सोल्जर का काम होता है आदेश मानना। बस। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक सीधा सा ऑर्डर था जिसमें ना कहने की कोई जगह नहीं थी। वो दोनों भी जवान थे और जोश से भरे हुए। वो पूछना चाहते थे, तुम्हारी बात क्यों माने, लेकिन अन्ना की नजरों से जब उनकी नजर मिली तो उनकी आवाज ही गुम हो गई। उसकी आंखों में अथॉरिटी था और उससे भी बढ़कर एक भरोसा। अन्ना ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हारे हाथों में जो बंदूकें हैं वो सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए नहीं बनी हैं, वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए भी हैं। समझे? यस मैम। दोनों लड़कों की कमर सीधी हो गई और उन्होंने एकदम मिलिट्री स्टाइल सैल्यूट किया। ये पूरा सीन एक इंटेंस ड्रिल की तरह था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को अन्ना की ताकत और लीडरशिप से भर दिया था। यहाँ तक कि उनका दिल भी अन्ना के शब्दों से कांप उठा। दूर खड़ा रवि भी अब अन्ना की तरफ ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है, लगता था जैसे ये मामला निपटते ही वो जाकर अन्ना की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट निकलवाएगा। अन्ना ने और कुछ बोले बिना अमृता, सोनू और बाकी ग्रुप के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो लोग पहली बार अन्ना के साथ जा रहे थे, उन्हें अंदर से एक तरह की प्राउड फीलिंग हो रही थी, जैसे अन्ना के साथ जाना उनके टैलेंट की मान्यता हो। उनका उत्साह और बढ़ गया था। ध्यान रखना, हर कोई मेरे आदेशों का पालन करेगा, वरना अगर कोई गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगे, अन्ना ने बेसमेंट से निकलते हुए कहा। सोनू और रवि तो पहले से ही तैयार थे। बाकियों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ी झिझक दिखी, बट फिर सबने एक साथ सिर हिलाया। यस मैम। इसके बाद अन्ना ने अपनी असली योजना शुरू की। अब टारगेट था लाइब्रेरी में फंसे लोगों को बचाना, लेकिन रास्ते में दुश्मनों की निगरानी से बचना भी जरूरी था। उसने ईयरपीस के जरिए लुकास से अकेडमी में दुश्मनों की लोकेशन, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सभी बिल्डिंग्स का लेआउट समझना शुरू किया। ये एक कवर्ट ऑपरेशन था और अन्ना इसमें पूरी तरह घुस चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक अंदाजा नहीं था कि दुश्मन पक्ष यानी डुबे के सारे भाड़े के सैनिक अब उसे ही एक्टिवली ढूंढ रहे थे। राजवीर का मिशन अब बदल चुका था। उसे अब सिर्फ पोलारिस एकेडमी को तबाह करना नहीं था, बल्कि अब वो उस इंसान की पहचान जानना चाहता था जिसने उसके सारे प्लान्स फेल कर दिए। जनरल अनिकेत, करण ने कहा, मिस्टर सिंह ने ये प्लास्टिक जैकेट्स भेजी हैं। बॉक्स खोलते ही अनिकेत की नजर चौकन्नी हो गई। प्लास्टिक जैकेट? करण ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन सर ने कहा है कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन सभी की सेफ्टी के लिए ये प्लास्टिक जैकेट पहननी होंगी। प्लास्टिक एक नॉन कंडक्टर है, इससे हमें करंट से बचाव मिलेगा। अपनी बात खत्म करते ही करण ने पास खड़े उस टेक्नीशियन की तरफ देखा जो लगातार रेडियो सिग्नल भेज रहा था। और अगर मेरा अंदाजा सही निकला, उसने धीमे पर सटीक लहजे में कहा, तो पोलारिस अकादमी की सुरक्षा प्रणाली अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसलिए जनरल अनिकेत, अब आप अंदर घुसने की तैयारी कर सकते हैं। अनिकेत का चेहरा पल भर को बदल गया, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं समझ गया। लेकिन जब वो बोल रहा था तभी उसे कुछ याद आया। आर्यन, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। वो तब से गायब था जब युद्ध की तैयारी हो रही थी। मिस्टर आर्यन कहाँ हैं? अनिकेत ने हल्की बेचैनी के साथ पूछा। करण ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बोला, उन्हें कुछ जरूरी काम के चलते पहले ही निकलना पड़ा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जनरल अनिकेत अब आगे की सारी चीजें संभाल लेंगे। अनिकेत को थोड़ी आशंका तो थी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। सिंह परिवार के लोग वैसे भी हमेशा रहस्यमय रहे हैं, उन्हें समझ पाना आसान नहीं। उधर रवि ने थोड़ा हैरान होते हुए अन्ना से पूछा, अमृता कहाँ गई? बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद से ही वो गायब थी, जैसे हवा में विलीन हो गई हो। अन्ना ने चारों ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, वो छुपी हुई है, बस वहीं कहीं होगी। सोनू और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या अमृता में भी वही छुपी ताकतें थी जो अन्ना में है? अन्ना अब सतर्कता से आगे बढ़ रही थी।
उसके साथ थे सिर्फ सोनू और रवि। बाकियों को उसने अलग अलग दिशाओं में भेज दिया था ताकि वो आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाए। तभी अन्ना के ईयरपीस में लुकास की आवाज गूंजी, बाएं कोने में 2 लोग हैं और ऊपर दाईं तरफ एक और। अन्ना फौरन रुक गई। उसने हाथ से इशारा किया। सबने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल ली। सब तैयार थे लड़ने के लिए। ऊंचाई पर छुपकर बैठी अमृता की उंगली ट्रिगर पर टिकी थी। तभी गलियारे में एक जोड़ी काले मिलिट्री बूट्स की आवाज गूंजी। तेजी से कदम आगे बढ़े और अचानक राजवीर एक जगह रुक गया। उसकी नजर ऊपर एक कोने की तरफ गई। अंधेरे में एक हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा लुकास गड़बड़ा गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और गला सूख गया। अन्ना, वो किसी तरह बमुश्किल बोला, मैंने भाड़े के सैनिकों के लीडर को देख लिया है। अन्ना ने अभी अभी एक दुश्मन को गिराया था और उसे निहत्था करने वाली थी। उसने धीरे से पूछा, वो कहाँ है? राजवीर की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बिना एक पल सोचे गोली चला दी। धड़ाम! एक जोरदार धमाका गूंजा। लुकास चौंक कर पीछे हट गया। उसका दिल जैसे गले में अटक गया हो। क्या हुआ? अन्ना ने पूछा। उसने लुकास की सांसों में हलचल महसूस की। लुकास ने खुद को संभाला, स्क्रीन की ओर घूरते हुए बोला, उन्होंने हमें देख लिया है। अन्ना के ईयरपीस में उसकी गंभीर आवाज गूंजी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। अगर दुश्मनों को ये समझ में आ गया कि निगरानी प्रणाली दोबारा शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब था उनकी सारी नजरें अब ब्लाइंड हो सकती थी और लुकास का ग्रुप भी शायद अब खतरे में था। क्या हुआ? सोनू पास आकर बोला। अन्ना ने बिना कोई भाव बदले आदेश दिया, सीधे लाइब्रेरी जाओ और उनका ध्यान वहीं अटका दो, वरना लुकास फंस सकता है। सोनू ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है। अन्ना अब पलटकर बाकी युवकों की ओर देखने लगी। उसे देख बाकी सबने भी बिना देर किए हामी भर दी। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये लड़के मिलिट्री परिवारों से थे, उनके लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं था। और हालिया लड़ाई के बाद उन्हें ये यकीन हो चला था कि अन्ना पर भरोसा किया जा सकता है। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक वॉरियर थी। अन्ना के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में साफ साफ तारीफ झलक रही थी। मैंने सही चुनाव किया है। शब्द बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन लड़कों की रगों में करंट दौड़ा दिया। उनके लिए ये तारीफ किसी मेडल से कम नहीं थी। तुम्हारा नाम? अन्ना ने गंभीर होकर पूछा। सब लड़के जैसे किसी परेड में हों फौरन खड़े हो गए। एक एक करके सबने अपना नाम बताया। अद्वैत राणा, विवान ठाकुर, कृष मल्होत्रा। हर नाम एक जुनून से गूंजा, जैसे वो खुद को साबित करने जा रहे हों। अन्ना ने अपनी सिल्वर पिस्तौल को कसकर थामा और कहा, अब जब मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से बाहर निकालने का जिम्मा ले चुकी हूँ, तो मैं वादा करती हूँ तुम्हें सही सलामत वापस भी लाऊंगी। अगर दुश्मनों के पास इतने बंदी न होते जिनके लिए उसे अपनी ताकत बांटनी पड़ी, तो वो अकेले ही इस जंग को अंजाम देने को तैयार थी। लेकिन चूंकि इन लड़कों की जिंदगी उसने उधार ली थी, इसलिए अब ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें बिना किसी नुकसान के वापस ले आए। ये उसका वादा था। उसके इस वादे ने सबकी पकड़ अपनी बंदूकों पर और मजबूत कर दी। हर चेहरा अन्ना की ओर उम्मीद से देख रहा था। सोनू के अंदर एक लहर सी उठी, शब्दों में बयान करना मुश्किल। उसका खून खौल रहा था। उसे पता था उसे कुछ कहना है। वो एक कदम आगे बढ़ा, आंखों में दृढ़ नजरिया लिए बोला, मैं तुम्हारे इस वादे की रक्षा के लिए खड़ा हूं। और वो रवि, जो अक्सर लापरवाह रहता था, वो भी अब गंभीर था। उसने बंदूक कंधे पर डाली और जोर से कहा, मुझे भी गिन लो। चैप्टर 101। हालांकि अन्ना के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग-सा जरूर था, जैसे कोई अनजाना इशारा जो साफ नजर आ रहा था। वो पीछे मुड़ी और दूर देखने लगी। वहां ऊपर एक छोटी सी आकृति उसे अंगूठा दिखा रही थी। अन्ना हल्के से मुस्कुराई, फिर मुड़ी और बोली, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसी पल कुछ बहुत बड़ा पहले ही शुरू हो चुका था। एक ऐसी घटना जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश बन जाएगी। और साथ ही ये शुरुआत थी उस खास मिलिट्री फोर्स की, जिसका नाम भविष्य में ब्लू स्टार की धरती पर खौफ की तरह लिया जाएगा। राजवीर ने अपनी पिस्तौल नीचे कर दी। उसकी निगाहें संकरी हो गईं
और उसने अचानक दूसरी दिशा में छुपे एक कैमरे पर गोली चला दी। एक तेज धमाके के साथ वो कैमरा फट गया और जमीन पर गिर पड़ा। इंटरेस्टिंग, राजवीर की नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सबको तुरंत कहो, सारे सर्विलेंस कैमरे तबाह कर दो। इतना कहते ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस दिशा की ओर जहां कैमरा छुपा था। उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली, जो एक कटे हुए वायर से जुड़ते ही बिजली जैसी चिंगारी छोड़ती हुई आगे बढ़ी। एक पल में वो एनर्जी वायर के जरिए आगे बढ़ती चली गई, पूरे ट्रांसमिशन रूट को फॉलो करते हुए, और दूसरी तरफ बह निकली। बेसमेंट में लुकास नाम का लड़का पोलारिस एकेडमी की सुरक्षा प्रणाली को हैक कर रहा था। तभी अचानक कीबोर्ड से एक झटका उसे लगा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उस पर डर की एक लहर छा गई, जैसे कोई उसे देख रहा हो, और उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। उधर राजवीर ने हाथ खींच लिया और उसकी बिल्ली जैसी नीली आंखों में बेसमेंट की एक हल्की सी झलक चमकी। अंडरग्राउंड। कैप्टन राजवीर, एक जवान की आवाज पीछे से आई। बाकी सब लोग एकेडमी की तलाशी में लगे हैं, लेकिन अभी तक हमें आयशा द्वारा बताए गए 2 लोग नहीं मिले। वो जवान कोई और नहीं, युवान था, जो चुपचाप राजवीर के पीछे प्रकट हुआ था, जैसे कोई साया हो। राजवीर की आंखें बर्फसी ठंडी थी, मगर होठों के कोनों पर एक हल्की लेकिन क्रूर मुस्कान थी। समझ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ, उसकी वॉकी टॉकी से आवाज आई। रिपोर्ट है, बिल्डिंग के गलियारे में 2 लोगों की लाशें मिली हैं। फिर एक और आवाज आई। रिपोर्ट है, कॉमन एरिया में एक कॉमरेड की बॉडी मिली है। और फिर तीसरी आवाज। रिपोर्ट, हमारे सामने हथियारों से लैस एक ग्रुप से मुठभेड़ हुई है। 10 लोग हैं, जिनमें एक स्नाइपर भी है। वो लोग पहले ही जोन डी की ओर बढ़ चुके हैं। इन रिपोर्ट्स ने भैरव को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसका वॉकी टॉकी उसके हाथ में ही चटक गया। युवान भी कुछ परेशान हो गया। उसने कहा, इन लोगों ने पहले भी कई मिशंस पूरे किए हैं। इतनी आसानी से कैसे ट्रैप में फंस गए? हालांकि युवान अभी किशोर ही लगता था, मगर उसकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रैटेजी किसी भी अनुभवी सोल्जर से कम नहीं थी। राजवीर की आवाज शांत लेकिन कड़क थी, इसीलिए तो वो सब हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस है। ये लोग हमेशा डिवाइड कॉन्कर की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, टीम की बजाय अकेले काम करना पसंद करते हैं। लेकिन जब सामने वालों के पास फुल फायर पावर हो और स्नाइपर जैसा एलिमेंट शामिल हो, तो यही कॉन्फिडेंस उन्हें वल्नरेबल बना देता है। अचानक राजवीर ने पोलारिस एकेडमी की आउटर बाउंड्री की ओर देखा, उसकी आंखों में बदलाव आया। They're coming in। उसने होंठ दबाए, जैसे एक प्लान बना रहा हो। लेकिन बजाय आगे बढ़ने के, वो मुड़कर दूसरी दिशा में चलने लगा। भैरव और युवान ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ पूछे, और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। क्योंकि उनके लिए राजवीर के डिसीजंस ही पूरी लड़ाई की दिशा तय करते थे। कोई सवाल, कोई शक, बेमानी थे। लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में सैकड़ों छात्र और टीचर फंसे हुए थे। भाड़े के सैनिक टैक्टिकल गियर्स में मशीन गन्स पकड़े हुए वहां पेट्रोल कर रहे थे। उनके चेहरों पर कैमोफ्लाज पेंट था, जिससे वो और डरावने लग रहे थे। छात्र जमीन पर सहमे हुए एक कोने में बैठे थे, कोई आवाज नहीं कर रहा था। आरव भी उनमें मौजूद था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अन्ना पर टिकी थीं। उसकी सलामती की फिक्र सब पर भारी थी। तभी सामने गश्त कर रहा एक भाड़े का सैनिक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे पर अंगूठे जितना बड़ा एक छेद था, जिससे ताजा खून बह रहा था। लड़कियां चिल्ला उठीं। रोहिणी भी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। आरव, जिसे गन ट्रेनिंग दी गई थी, तुरंत समझ गया, कहीं न कहीं कोई स्नाइपर है। सैनिक की मौत के बाद 2 और सैनिकों ने अपनी बंदूकें उठा ली और चौकन्ने हो गए। इसी बीच अन्ना ने अपनी जेब से वो लॉलीपॉप निकाला, जो अमृता ने उसे सुबह दिया था। बिल्कुल आराम से उसने उसे खोला और मुंह में डाल लिया। फिर उसने एक इशारा किया, हाथ को आगे बढ़ाते हुए। अंधेरे में रवि और अद्वैत ने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक स्नाइपर को पकड़ लिया और उसकी बंदूक सीधे उसके माथे पर रखकर गोली चला दी। एक ही शॉट ने उसकी कहानी खत्म कर दी। अन्ना ने लॉलीपॉप चबाया, एक कुरकुरी आवाज के साथ, फिर और इशारा किया। तुरंत 2 और हिडन शूटर्स ने बाकी 2 आतंकी को निशाना बनाया। दोनों के माथे से खून की धार निकली और वे वहीं ढेर हो गए। उनके गार्ड्स, उनके स्नाइपर, सभी का काम तमाम हो चुका था। फिर से चीखों की लहर दौड़ पड़ी। छात्र डर के मारे पीछे हट गए, फर्श पर गिरे बॉडीज को देखकर कांप उठे।
लेकिन आरव अब खड़ा हो चुका था और उसकी नजरें अब अन्ना को खोज रही थी, बस उसी को।